Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर हम BEGAE 182 यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हमारी BEGAE 182 की सीरीज़ का रिवीजन क्लास 1 है। इसके बाद मैं आप सभी के लिए एक और क्लास लेकर आऊँगी और हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अवेलेबल हैं, आपका सारा पेपर हमारे वीडियो से मिलता जुलता ही आएगा। सो गाइज, इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इस सब्जेक्ट के जो बाकी के वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर्स को परचेज़ नहीं किया है तो आप अपने गेस्ट पेपर्स हमारी वेबसाइट जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके जस्ट आपको यहाँ पे जो आपके पेपर कोड्स हैं उन्हें सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका BEGAE 182 जो है आप उसको सर्च करेंगे एंड यहाँ पे आपको आपका गेस्ट पेपर मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके गेस्ट पेपर्स भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको होमोनिम्स एंड होमोफोन्स को विद एग्जांपल समझाना है। विद मतलब आपको शॉर्ट नोट करने हैं, बट आपको जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे बताऊँगी आप अपने आंसर में इन सारी डिटेल्स का यूज़ करके अपना खुद का शॉर्ट नोट क्रिएट करेंगे एग्ज़ाम में। सो होमोनिम्स गाइज वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है एंड उनमें से साउंड भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, बट जो मीनिंग रहेगा वो आपका डिफरेंट है। ठीक है, हम उसका जो मीनिंग कैसे समझते हैं, सेंटेंस के हिसाब से हम उसका मीनिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बैट एंड अ बैट, ये दो वर्ड्स हैं। तो एक बैट जो हम क्रिकेट में यूज़ करते हैं एंड बैट इज़ ऑल्सो एन एनिमल दैट फ्लाइज एट नाइट। ठीक है, उसके बाद बैंक ऐसे ही होता है। तो अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी कीप मनी, बट अ बैंक इज़ द साइड ऑफ अ रिवर ऑल्सो। नदी का किनारा भी आपका बैंक होता है और एक बैंक जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हो। तो होमोनिम्स आर द वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग भी सेम है एंड दे आर ऑल्सो साउंडिंग सेम। तो उसका मीनिंग हम कैसे डिस्क्राइब करते, कैसे समझते हैं, तो उसके मीनिंग को समझने के लिए वी नीड टू रीड दी कंप्लीट सेंटेंस। इसके बाद आते हैं आपके होमोफोन्स। द होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। तो होमोफोन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड कर रहे हैं बट उनकी स्पेलिंग अलग होती है गाइस, और उनके जो मीनिंग होते हैं वो अलग निकल कर आते हैं। जैसे कि सन और सन, तो यहाँ पे साउंड आपको सेम देखने के लिए मिलेगा लेकिन स्पेलिंग आपको अलग देखने के लिए मिलेगी। तो एक तो सन जो आसमान में वेरी ब्राइटली शाइन करता है एंड सन आप बेटे को भी कहते हैं। एंड फ्लावर, फ्लावर आपका आटा भी होता है और फ्लावर आपका फूल भी होता है। द फ्लावर इज़ अ ब्यूटीफुल, मतलब कि वो काफ़ी सुंदर होता है फूल। और फ्लावर जिसको हम ब्रेड बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ योर आटा। तो ये हो गया आपके होमोफोन्स एंड ऊपर आपके हो जाते हैं होमोनिम्स। तो एकदम इन शॉर्ट आप जान गए होंगे कि होमोनिम्स के अंदर आपको सेम स्पेलिंग एंड साउंड देखने के लिए मिलेगी बट मीनिंग अलग होगा। यहाँ तो साउंड भी सेम हो जाएगी लेकिन सिर्फ स्पेलिंग में फ़र्क होगा और मीनिंग तो अलग होंगे। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पे आपको एक गुड कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। ठीक है, कि एक गुड कम्युनिकेशन आपका कब माना जाएगा। लाइक आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कब माना जाएगा कि जो आपकी बात है वो एक गुड कम्युनिकेशन के अंदर आती है। तो गुड कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आइडियाज़, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड करेक्टली। तो गुड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी आपके आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको एकदम क्लियर वे में और एकदम करेक्ट वे में शेयर किया जाता है। एक जो गुड कम्युनिकेशन होती है वो हमारी हेल्प करती है लोगों की एक दूसरे को ईजिली समझने में। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड कम्युनिकेशन आर गिवन बिलो। अब जो गुड कम्युनिकेशन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नीचे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि गुड कम्युनिकेशन में सबसे पहली जो चीज़ होती है गाइस वो होती है क्लैरिटी। लाइक द जो आप मैसेज दे रहे हो, द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल वर्ड्स शुड बी यूज, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। एंड दूसरी चीज़ उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो करेक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए।
रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तो पहली चीज़ हो जाती है आपकी क्लैरिटी, कि आपका मैसेज क्लियर और ईजी हो। दूसरा होता है करेक्टनेस, कि आपका मैसेज करेक्ट हो, साथ ही साथ एक्यूरेट हो। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से दोस्तों हमें क्या देखने के लिए मिलती है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने के लिए मिलती है। द मैसेज शुड गिव ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो आपका मैसेज है वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हो। इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन से हम क्या देखते हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो कंप्लीटनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड कंसाइजनेस का मतलब होता है कि आपका जो मैसेज है वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके अंदर आपको जो भी अननेसेसरी वर्ड्स हैं उन्हें अवॉइड करना है। कॉर्टेसी का मतलब होता है दैट कम्युनिकेशन आपकी पोलाइट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। गुड मैनर्स हेल्प इन बिल्डिंग गुड रिलेशंस, तो आपके मैनर्स अच्छे होंगे तो आपका आगे जो रिलेशन है दूसरों के साथ वो अच्छा बनेगा। गुड कम्युनिकेशन में फीडबैक भी होता है, ठीक है, कि आपका जो मैसेज है वो दूसरे व्यक्ति को समझ में आया या नहीं आया, वो सारी चीज़ें आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपकी उसमें लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सो द लैंग्वेज शुड बी सुटेबल फॉर द लिसनर, जो सुनने वाला है उसके लिए लैंग्वेज सुटेबल हो। सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइज सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन इज क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट एंड पोलाइट। इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में रिलेशनशिप को ये इम्प्रूव करता है। गुड कम्युनिकेशन क्लियर, करेक्ट और कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप गुड कम्युनिकेशन के लिए डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद आपको बताना है कि जो बड़े बड़े मैक्रो फंक्शंस होते हैं, अगर हम किसी से बात करते हैं तो मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, हमारा जो बात करने का मेन जो पर्पज़ है वो क्या होता है। द मैक्रो फंक्शंस of communication mean the major or broad purposes for which communication is used in the society, कि कौन सा मेजर पर्पस के लिए हमने कम्युनिकेशन को सोसाइटी में यूज़ किया है। कम्युनिकेशन हेल्प पीपल लिव एंड वर्क टुगेदर, लोगों को एक साथ काम करने की और मतलब रहने की जो एक शक्ति है वो कम्युनिकेशन से ही मिलती है। कुछ इसके मैक्रो फंक्शंस को जानेंगे, जैसे कि सबसे पहला इसका फंक्शन होता है गाइज टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन। ये लोगों की हेल्प करता है टू नो अबाउट द फैक्ट्स, न्यूज़, आइडियाज़ एंड इंस्ट्रक्शंस। जो भी टीवी पे न्यूज़ आती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे टीचर हमें देते हैं, दैट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ दी कम्युनिकेशन। फिर दूसरे फंक्शन होते हैं इसके एजुकेशन फंक्शन, बिकॉज ये हेल्प करता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। नॉलेज और जो आपकी स्किल्स हैं वो यहाँ पे शेयर की जाती हैं थ्रू कम्युनिकेशन। क्लासरूम टीचिंग, बुक्स एंड ऑनलाइन क्लासेस इसके एग्जाम्पल हैं। कम्युनिकेशन हेल्प करता है लोगों को अच्छा रिलेशनशिप बनाने में, सोसाइटी में एक साथ रहने के लिए। एंड इट हेल्प्स इन शेयरिंग फीलिंग्स एंड आइडियाज़ ऑल्सो, दोस्तों से बात करना, फैमिली से बात करना, दैट इज़ द सोशल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके कल्चरल फंक्शंस होते हैं, तो कल्चर को पास ऑन करना, ट्रेडिशंस को पास ऑन करना, कहानियाँ सुनाना, फेस्टिवल्स, फोक सॉन्ग्स, ये सारा आपका आपके लैंग्वेज के कल्चरल फंक्शन में आ जाता है। फिर होते हैं आपके परसुएसिव फंक्शन। सो कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज पीपल थॉट एंड एक्शन, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनके थॉट्स को चेंज करना, उनके एक्शंस को चेंज करना, दैट कम्स अंडर परसुएसिव फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट्स एंड स्पीच देके कम्युनिकेशन आपको इंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है फॉर मूवीज़, म्यूज़िक एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स के लिए। नाउ इन द फाइनल कंक्लूजन आप बता देंगे द मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में आपके गिविंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, सोशल बॉन्डिंग, एंटरटेनमेंट, ये सब आता है। एंड दीज फंक्शंस मेक कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, तो ये जो है कम्युनिकेशन को मानव के जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। ठीक है गाइज, तो ये हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपने कम्युनिकेशन के फंक्शंस को डिस्कस करना है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ इज़ अ कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट। जो आपकी कन्वर्सेशन होती है वो आपके दूसरे जो स्पीच इवेंट होते हैं ना दोस्तों, उनसे कैसे डिफरेंट है। तो अ कन्वर्सेशन इज़ अ नेचुरल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत होती है दैट इज़ नोन एज कन्वर्सेशन। एंड वो आपकी इनफॉर्मल होती है, ठीक है, अनौपचारिक होती है।
तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट्स लाइक स्पीच, लेक्चर, इंटरव्यू और डिबेट। क्योंकि देखो जो डिबेट होता है, लेक्चर होता है, स्पीच होता है, दे ऑल आर फॉर्मल थिंग्स, ठीक है। तो कन्वर्सेशन नेचर में आपकी इनफॉर्मल होती है, फ्रेंडली होती है, लाइक वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, दैट इज़ अ कन्वर्सेशन। बट एक जो स्पीच मीटिंग होती है वो आपकी फॉर्मल हो जाती है। इसके बाद टू वे कम्युनिकेशन होता है, सब लोग बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे लेक्चर है, टीचर बोलती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वैसा नहीं होता। जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो होता है टू वे कम्युनिकेशन। कोई भी फिक्स्ड रूल्स नहीं, जैसे डिबेट में रूल होते हैं बट कन्वर्सेशन में कोई रूल नहीं होते। कन्वर्सेशन नेचुरली होता है, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं करके आते हो कि अच्छा मुझे ये बोलना है, उसके बाद मेरा ये वाला पार्ट आएगा, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस। तो कन्वर्सेशन नेचुरली होती है विदाउट एनी प्रिपरेशन, दैट मीन्स कि वो स्पॉन्टेनियस है। आपको उसमें टर्न टेकिंग भी देखने के लिए मिलता है। तो इन कन्वर्सेशन स्पीकर्स टेक टर्न्स नेचुरली वो अपनी टर्न लेते हैं। और अदर स्पीच इवेंट्स में हम क्या देखते हैं, टर्न्स जो हैं वो कंट्रोल्ड रहती हैं। जैसे कि इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो इंटरव्यूई उसका आंसर देगा, इस तरीके से होता है। बट टर्न टेकिंग कन्वर्सेशन में नहीं होती। और एवरीडे लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ की जाती है। तो ये कुछ 4-5-6 पॉइंट्स हैं जो आप कन्वर्सेशन के बारे में बताएंगे, यानी कि जो आप डेली लाइफ में अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने पड़ोसियों से बात करते हो। इसके बाद आता है कि शॉर्ट नोट आपको बताना है ऑन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ उन्हें फेस करनी पड़ती हैं कि उनका मैसेज क्लियरली नहीं एक दूसरे तक पहुंच पाता। कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जिनकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जैसे कि पहले होते हैं आपके फिजिकल बैरियर्स, लाइक अगर आसपास कहीं नॉइस है, पुअर साउंड की वजह से कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। लैंग्वेज बैरियर होते हैं कि भाई किसी को हिंदी ही आती है, किसी को इंग्लिश ही आती है, तो लैंग्वेज के बैरियर हो गए कि उनको आपकी बात समझ में नहीं आ रही, यू आर यूजिंग मोर इंग्लिश वर्ड बट उनको तो हिंदी ही आती है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, लाइक कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है, वो टीचर के सामने नहीं बात कर पाएगा। तो फीलिंग लाइक फियर, एंगर और स्ट्रेस कैन ब्लॉक कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो आपके फिजिकल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिर आते हैं आपके कल्चरल बैरियर्स, यानी कि अलग अलग कस्टम्स और बिलीफ की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिर एक चीज़ होती है इट्स पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग में क्या होता है कि जब आप प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हो, नॉट पेइंग अटेंशन while listening creates misunderstanding, like thinking about something else while someone is speaking। तो आपने नहीं सुन पाया कि उन्होंने क्या बोला, आपने नहीं सुन पाया कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ कि आपको जो चीज़ें हैं, जो मैसेज है, उसको समझने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। सो यू नीड टू यूज़ द क्लियर लैंग्वेज, वहाँ पे आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए। यू नीड टू हैव अ काम माइंड एंड दीज बैरियर्स कैन बी रिड्यूस, और फिर हम इन बैरियर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एस्से लिखना है। यहाँ पे मैं आपको एक सैम्पल ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट के बारे में बताते हुए पूरा समझाऊंगी कि आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे कैसे लिखोगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो आपका कोई भी टॉपिक आ जाएगा एग्जाम में, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं वीडियो में बता रही हूँ आपका वही टॉपिक आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात, जो भी आपका टॉपिक है आपको उसे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है केयरफुली कि उसमें क्या पूछा गया है। फिर आपको एक अपने ऐसे को प्लान करना है, यानी कि एक सिंपल आउटलाइन आपको क्रिएट करनी है कि आप इंट्रोडक्शन में या फिर आपके अंदर सब हेडिंग्स आपकी कौन कौन सी रहने वाली है। फिर आप थोड़े बहुत आइडियाज़ को कलेक्ट करोगे कि अच्छा मैं किस किस चीज़ के बारे में इसके अंदर मेंशन कर सकता हूँ, कोई एग्जांपल्स आप सोचोगे। फिर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। फिर पूरे आइडियाज़ को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हुए, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, ग्रामर, स्पेलिंग, पंचुएशन का भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में एक शॉर्ट एंड क्लियर कंक्लूजन के साथ अपना ऐसे लिखना है। लिखने के बाद यू नीड टू रीड इट अगेन एंड उसमें कुछ इंप्रूवमेंट अगर होगी तो आप थोड़ा खुला खुला लिखना, ताकि कहीं पे भी अगर कोई लाइन आपके को बाद में याद आ जाती है तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो हर एक पैराग्राफ के बाद 2 लाइन का स्पेस छोड़ देना। जब आप उसको दोबारा रीड करोगे ना तो आपके दिमाग में दोबारा से कुछ नया आएगा, तो आप उसको फिर वहाँ पे लिख पाओगे। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, सो अब यहाँ पे जो एक सैम्पल ऐसे मैं आपके लिए लाई हूँ, ग्लोबलाइजेशन और उसके इफेक्ट्स को जानेंगे। तो गाइस, ग्लोबलाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन दे दिया हमने, जैसे कि इतना छोटा इंट्रोडक्शन नहीं चलेगा, ये एक सैम्पल है। फिर मेन पॉइंट में आप ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, टेक्नोलॉजी की स्पीड के बारे में, इन सब के बारे में बात करोगे। कल्चरल का एक्सचेंज हो रहा है, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, चेंज हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल में। तो ये सब आपने डिस्कस किया, बट सारी चीज़ें आपने पॉजिटिव डिस्कस की। तो अगर कुछ उसका नेगेटिव भी हो सकता है तो आपको फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को भी वहाँ पे डिस्कस
करना है। तो आप फाइनली बता दोगे दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑन द इंडियन सोसाइटी। उसने हेल्प किया है डेवलपमेंट में, बट वी शुड प्रोटेक्ट आवर कल्चर एंड वैल्यूज। तो ग्लोबलाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि ऑल ओवर द जो आपकी कंट्रीज होती हैं वो आपस में कनेक्ट हो गई हैं आजकल, ठीक है। वो फिर दोस्तों ये प्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमें मतलब प्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है। तो याद करो कि जब आप प्रेजेंटेशन उस पर बनाते हो पीपीटी पे, तो उसमें आपकी ना स्लाइड्स होती हैं। तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी एक टाइटल स्लाइड होनी चाहिए, फिर आपकी हर एक स्लाइड के अंदर कुछ मैटर लिखा हो, और यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो भी तो कुछ ना कुछ बोलेगा। जो वह व्यक्ति बोलेगा उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर के नोट बोलते हैं, कि अब हमारा स्पीकर क्या बोलेगा। तो समझ रहे हो। तो पहली चीज़ जो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि आपको स्लाइड्स लेनी है। कितनी स्लाइड्स लेनी है वो आप डिसाइड कर लो, स्लाइड 4, 5 कितनी लेनी है, 6 स्लाइड्स लेनी है। एंड 7th में आप कंक्लूजन, लास्ट में आप थैंक यू लिख सकते हो। तो चलो मान लो कि अगर आपको बहुत अच्छा लिखना है तो आप कम से कम मिनिमम आप 6 स्लाइड्स तो लेना, मिनिमम आप 6 स्लाइड्स तो लेना, और या फिर 8। कई एक बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या हमें उसको वहाँ पे बनाना पड़ेगा। नहीं, आपको अपनी शीट पर ही स्लाइड्स को लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप ऐसे लिखोगे, जैसा मैं सैम्पल आपको बता रही हूँ आप सेम ऐसे लिखा ना, बस आपका टॉपिक अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया और उसके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्लाइड आएगी उसको आप बोलोगे कि ये मेरी टाइटल स्लाइड है, और टाइटल अपना लिख दोगे कि मेरा सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट इसका टाइटल है। और साथ में आपने क्या ऐड करने हैं, स्पीकर नोट, कि जो व्यक्ति साइड में खड़ा है वो क्या बोलेगा। तो वो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग respected teachers and my dear friends, today I am going to talk about social media and its impact. Social media is a part of our daily life and affect how we communicate, learn and even work. तो यहाँ पे स्पीकर नोट आपको ऐड करना है। तो स्लाइड 1 में आपका टाइटल रहेगा और जो आपका स्पीकर खड़े होके ये बोल रहा होगा। फिर स्लाइड 2 में आपका इंट्रोडक्शन। तो स्लाइड में कुछ 2-3 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे कि हाँ मेरे ये 2-3 पॉइंट होंगे जो मैं स्लाइड में दूंगा। और यहाँ पे फिर नीचे मेरे स्पीकर नोट आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि फिर वो आप बता नहीं सकते ना, तो वो आपको लिख के देना पड़ेगा। स्पीकर नोट आपका हर स्लाइड के साथ आप दे दोगे। तो यहाँ पे स्पीकर क्या बोलेगा, तो इसी को ही कन्वर्सेशन टोन में मतलब आपको लिख देना है। समझ रहे हो। सेम यही चेंज हो जाएगा इन द कन्वर्सेशन। तो सोशल मीडिया इज़ अ मॉडर्न टूल फॉर कनेक्टिंग विद पीपल। यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एंड इन सभी के साथ जो है लोग शेयर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी के भी साथ अराउंड द वर्ल्ड इन दी सेकेंड्स। तो स्लाइड पॉइंट्स हो गए, नीचे उसके स्पीकर नोट्स हो गए। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट के स्लाइड पॉइंट, स्पीकर नोट। फिर ऐसे ही आपके नेगेटिव के हो जाएंगे, सोशल मीडिया का रोल इन एजुकेशन आप बता सकते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट्स बता सकते हो, यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आज के समय में वो आप बता सकते हो। और फाइनली आपकी कंक्लूजन रहेगा। तो कंक्लूजन में भी स्लाइड पॉइंट्स एंड आपके क्या रहेंगे, स्पीकर के नोट्स रहेंगे। तो देखो ये सेम तो नहीं आएगा, ये जस्ट एक सैम्पल मैंने आपको दिया है, आप इसको देख लो, ध्यान से समझ लो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज वो ये है कि दूसरा ही टॉपिक आएगा तो आपको इसी तरीके से इसी सैम्पल का यूज़ करते हो आपके पॉइंट चेंज हो जाएंगे, आपके स्पीकर नोट चेंज हो जाएंगे, बाकी स्लाइड नंबरिंग एंड स्लाइड पॉइंट ये आप ऐसे ही लिखकर आ जाना। ठीक है। तो फाइनली आप कंक्लूड कर दोगे दैट सोशल मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल। इसके एडवांटेजेस हैं बट इंपॉर्टेंट है कि हम इसको केयरफुली मॉडरेशन में यूज़ करें। स्लाइड 8 में जस्ट आपका लिखा रहेगा बड़ा बड़ा थैंक यू, एंड फाइनली आप क्या बोल के हटोगे वहाँ से, दैट थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई होप यू फाउंड दिस प्रेजेंटेशन यूजफुल, नाउ आई एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। तो प्रेजेंटेशन के बाद आपके जो सामने टीम है वो भी तो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, प्रेजेंटेशन बनता है। ये पूरी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन होती है। समझ रहे हो। मतलब जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो कहीं पे भी तो आप उसकी आउटलाइन क्रिएट करते हो, तो वही आउटलाइनिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है इसके अंदर। इसके बाद आपको गाइज एक ग्रुप डिस्कशन एग्जाम में आता है, जहाँ पे कोई 5 बच्चों के बीच में आपको किसी भी टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन लिखना होता है। यहाँ पे टॉपिक है दैट शुड सोशल मीडिया बी बैंड फॉर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप 5 पार्टिसिपेंट्स ले लोगे ABCDE, या आप किसी के नाम भी ले सकते हो। फिर आप उनकी बातचीत लिख दोगे लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग वेदर सोशल मीडिया बी बैंड फॉर स्टूडेंट, आई थिंक सोशल मीडिया इज हार्मफुल। तो एक उसको हार्मफुल बताएगा, और दूसरा भी मान लो उसको हार्मफुल बता रहा है, बट तीसरा उसको सपोर्ट करेगा लाइक बट वी शुड नॉट बैन इट कम्प्लीटली बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल। तो डिस्कशन में आपके सारे जो व्यूज़ होंगे गाइज वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। मतलब 2 लोग उसके खिलाफ हैं, 2 लोग उसके साथ हैं, इस तरीके से आपको बताना है।
एंड फिर आप उनकी बात को फिर ख़त्म भी करोगे, लाइक अग्रीड। सोशल मीडिया के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो उसको केयरफुली यूज़ करें विद प्रॉपर गाइडेंस। सोशल मीडिया एक टूल बन सकता है लर्निंग का rather than distraction, so we can conclude that social media should be banned but responsible use is necessary। तो फाइनल क्या कंक्लूजन डिस्कशन में इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइनली क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, व्हाट यू आर कंक्लूडिंग, एंड ऑल लोग क्या बोलेंगे एक साथ, यस एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आपका डिस्कशन फिर एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्रुप डिस्कशन भी देना है। तो गाइज आई होप कि आपको पार्ट 1 में जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सेम इसी तरीके से मैं रिवीजन क्लास 2 के अंदर भी कुछ टॉपिक्स, कुछ सैम्पल्स आपको दिखा दूंगी, ताकि जब आप एग्जाम में पेपर करने जाओ तो ये सैम्पल्स आपकी हेल्प करें। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।